वेलकम। नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं मुकेश कटारे। अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आप मेरी क्लास लाइव देख पाते हैं। सुबह 11:30 बजे रहती है और कुछ लेक्चर हैं जिनको हम बाद में यहाँ पर आपको भेजते हैं। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए क्या करना चाहिए, उससे क्या फ़ायदा होता है, तो उसके बारे में जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। अनअकैडमी प्लस पर आपको टेस्ट सीरीज़ फ्री में मिल जाती है। यहाँ पर बहुत सारी स्पेशल क्लासेस रहती हैं जिनको आप फ्री में अटेंड कर पाते हो। यहाँ जो क्लासेस अभी मेरे द्वारा चलाई जा रही हैं उसमें एक बैच कोर्स है फॉर 2019 मेंस के लिए। इसमें 8 एजुकेटर इसको कंप्लीट करवा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ है 2020 की मुख्य परीक्षा के लिए, पेपर 2A पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसको भी आप अटेंड कर सकते हो। एक नया बैच कोर्स स्टार्ट हुआ है भारतीय इतिहास और उसकी संस्कृति को लेकर। इसमें प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, मध्य प्रदेश के बारे में, प्लस पूरा का पूरा संस्कृति और कल्चर के बारे में यहाँ पर हरी सिंह सर और मैं इसे कंप्लीट करवाता हूँ। आने वाले टाइम में यहाँ पर जियोग्राफी यानी भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, उसकी क्लास आपको मिल जाती है। बैच कोर्स का मीनिंग है एक से ज़्यादा एजुकेटर यहाँ आपको पढ़ाते हैं। क्या बेनिफिट है अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने से? स्टडी फ्रॉम होम, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, 17 रुपये प्रतिदिन मात्र आपकी जेब से खर्च होता है और उसमें भी EMI का ऑप्शन मिल जाता है। पहले से आपके सामने पूरा टाइम टेबल रहेगा, स्ट्रक्चर्ड क्लास रहती है कि किस दिन कौन सा लेक्चर पढ़ाया जाएगा। भारत के टॉप एजुकेटर उन सब की क्लास आप अटेंड कर पाते हो। यहाँ 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ इनमें सब्सक्रिप्शन अवेलेबल रहता है। 1 साल का जो फीस है 7,000 रुपये, 6 महीने का 5,600 रुपये, 3 महीने का जो फीस है 3,500 रुपये, 1 महीने का 1,400 रुपये। बट पेमेंट करने से पहले यहाँ रेफरल कोड जो है मुकेश लाइव या मुकेश कटारी यूज़ करते हैं तो आपको 10% हर सेगमेंट में डिस्काउंट मिल जाता है। 7,000 रुपये घट करके 6,300 रुपये हो जाते हैं। 5,600 से घट के 5,040 हो जाता है। 3,500 से कम होकर के 3,150 रुपये हो जाता है। अनअकैडमी ज्वाइन करने का ये सिंपल प्रोसीजर है। आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण है, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज के नाम से जिसे हम जानते हैं। इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आ सकते हैं उन सब क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। राइट। संविधान में जो भाग 8 है, पार्ट 8, उसमें आर्टिकल नंबर जो 239 है उसमें इनके बारे में वर्णन किया गया। ठीक, तो संविधान के भाग 8 में इसके बारे में कहा गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश, उनको हम अभी की दृष्टि से देखें उसके पहले थोड़ा सा इनका हम बैकग्राउंड चेक कर लें कि इनकी कहानी क्या थी। भारत, आज हम भारत को देखते हैं तो भारत में 28 राज्य हो जाते हैं और प्लस अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। इनको यदि हम जोड़ दें तो भारत की रचना हो जाती है। 370 जब हटाया गया था तब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। हाल ही में परिवर्तन करके फिर इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश और कम हो जाता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों का मतलब सिंपल सा है कि भारत ने किसी दूसरे भूभाग को अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया। यानी हमें ऐसा कोई भी क्षेत्र हम किसी पर आक्रमण करके अपने राज्य के साथ नहीं मिलाते हैं। जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारा ही है। तो ब्रिटिश काल में क्या हुआ था? ब्रिटिश काल में जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा 1874 में 1874 में कुछ जिले बनाए गए, जिन जिलों को उन्होंने अनुसूचित या नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट के रूप में मेंशन किया। राइट, यानी विशेष रूप से इन पर कुछ ध्यान दिया जाना था। आगे चलकर यही अनुसूचित जिले जो हैं इनका नाम बदल करके क्या हो गया? मुख्य आयुक्त प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रोविंस हो जाता है। देश को आज़ादी मिली 1947 में, देश आज़ाद हुआ। राज्यों का जो डिवीज़न किया गया था उसमें कैटेगरी बनाई गई, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी, डी। तो ये जो आज केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जो हमें कुछ क्षेत्र मिलता है, कुछ सी कैटेगरी में था और कुछ डी कैटेगरी में रखा गया। फिर आपको याद होगा कि 1956 यहाँ पर एक आयोग बनाया गया जिसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जानते हैं। जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में ये बनाया गया था
तो जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में जब ये आयोग बना तो राज्यों का यानी ए बी सी डी ये 4 कैटेगरी जो है इनका फिर से रीअरेंजमेंट किया जाता है और इनमें सुधार किया गया। ठीक, तो कुछ जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 1956 में, 5 केंद्र शासित प्रदेश और कुछ राज्य बनाए गए। तो इन केंद्र शासित प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश भी था। इन केंद्र शासित प्रदेशों में हम मणिपुर को भी रख सकते हैं। मणिपुर भी पहले यूनियन टेरिटरीज के रूप में था, त्रिपुरा भी इसी में था, मिजोरम का भी नाम इसमें आ जाता है, यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश भी इसमें आ जाता है, गोवा जो है वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। आज आप देखोगे कि ये सारे के सारे जो है अब केंद्र शासित प्रदेश से कन्वर्ट होकर के किस में आ गए हैं, राज्य में आ गए। अब केंद्र शासित प्रदेशों की जो लिस्ट है उसमें आपको नाम मिलेगा, दिल्ली का मिलेगा, पुदुचेरी, बीच में इसे पौंडीचेरी कहा गया, अब फिर से नाम इसका बदल करके पुदुचेरी कर दिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाता है, चंडीगढ़ आ जाएगा, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। अब ये जो दादरा एंड नागर हवेली जो है इसी के साथ दमन एंड दीव को भी जोड़ दिया जाता है। तो वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो घट करके कितनी रह जाती है, 8 रह जाती है। राइट, ये बन गए। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए तो किस दृष्टि से इनको बनाया जाता है। इनको यदि हम वर्गीकृत करें तो एक कैटेगरी इनकी हो जाती है कि राजनीतिक रूप से, या इन्हीं पर ध्यान दिया गया प्रशासनिक रूप से, यानी पॉलिटिकल चीज़ें भी ध्यान दी जाती हैं, प्रशासनिक चीज़ें भी ध्यान दी जाती हैं। तो इस आधार पर जो केंद्र शासित प्रदेश या यूटीज बनाए गए तो उसमें दिल्ली आ जाएगा, इसी में पौंडीचेरी या जिसे हम पुदुचेरी कहते हैं वो भी इसमें रख सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी आती है केंद्र शासित प्रदेशों की, तो वो कैसे हैं, वो कल्चरल डाइवर्सिटीज, सांस्कृतिक विविधता वाले क्षेत्रों को रखा गया है। कल्चरल, तो सांस्कृतिक विविधता के संबंध में हम इसमें रखना चाहें, अच्छा ये जो पौंडीचेरी जो है इसमें इस लिस्ट से इसको हम निकाल देते हैं, थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, दिल्ली और यहाँ पर रखा गया चंडीगढ़, क्योंकि पौंडीचेरी जो है ये सांस्कृतिक वाले में ज़्यादा फिट रहेगा, है ना। तो सांस्कृतिक विविधता के रूप में यहाँ पर हम रख सकते हैं पौंडीचेरी या पुदुचेरी को, क्योंकि ये जो था ये फ्रांस के अंडर में आने वाली कॉलोनी थी। ऐसे ही यहाँ पर दादरा एंड नागर हवेली को रख सकते हैं। ठीक, इसी में हम चाहें तो लेह लद्दाख को भी रख सकते हैं, बट लेह लद्दाख जो है वो कहाँ ज़्यादा ठीक रहेगा, वो तीसरा जो वर्गीकरण है जिसे हम स्ट्रेटजिक कहते हैं। स्ट्रेटजिक या रणनीतिक या सामरिक रूप से युद्ध के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण आ जाते हैं। तो कुछ स्थान यहाँ पर आए, जैसे इसी में आ जाता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह हो जाता है, समुद्र में हमारी स्थिति के लिए मजबूत है। इसी में लक्षद्वीप को हम रख सकते हैं, और अब इसी में हम लद्दाख, इसी में JNK को रख सकते हैं, है ना। तो ये वर्गीकरण हो जाता है यहाँ इस तरीके से, ठीक है। तो अलग अलग ईयर में ये केंद्र शासित प्रदेश गठित हुए थे। जैसे दिल्ली की यदि हम बात करें तो दिल्ली कब बना, तो दिल्ली को 1992 में इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर देते हैं। 1956 में ये बनाया गया था। ठीक, तो ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सा किस ईयर में बना, उससे इतना ज़्यादा हमें कोई लेना देना नहीं है। अब जो हमें इनसे लेना देना है वो क्या आता है कि इन केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन की बात कर लेते हैं कि कैसे इनका प्रशासन चलता है, राज्यों से क्या इनमें अंतर आ जाता है। तो देखो, राज्य जो होते हैं स्टेट, तो राज्य का जो मुखिया होता है, यानी यहाँ पर अगर हम राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो इसका मुखिया जो है गवर्नर या राज्यपाल कहलाता है। राज्यों में क्या होता है, विधानमंडल होता है, स्टेट लेजिस्लेचर जिसे हम कहते हैं। इस विधानमंडल में 2 हाउस हो सकते हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम विधानसभा कहते हैं,
और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे विधान परिषद कहते हैं। नहीं, जहाँ पर विधान परिषद है तो विधानसभा को ही हम मानते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रशासन चलाया जाता है, तो नाम है इनका केंद्र शासित प्रदेश, यानी इनका प्रशासन केंद्र करेगा। किसके माध्यम से? तो यहाँ पर केंद्र के द्वारा प्रशासकों की नियुक्ति होगी। इन प्रशासकों को नाम अलग अलग उपयोग में लाते हैं। या तो इन्हें प्रशासक ही बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते हैं। इन्हें उपराज्यपाल भी कई स्थानों पर नाम दिया जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना। तो इस ढंग से यहाँ पर आते हैं। क्लियर है ये बात? दूसरी तरफ कुछ जगह यहाँ पर नाम है मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर शब्द का भी प्रयोग करते हैं, राइट। तो आप जैसे देखोगे कि दिल्ली में जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? उपराज्यपाल बनाया गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाता है। ठीक, दिल्ली में हो गया, पौंडीचेरी में हो गया, यहाँ पर ये कहलाते हैं। प्रशासक जो शब्द है वो चंडीगढ़ में, दमन और दीव में, इन सेक्टरों में उपयोग में लाते हैं। एक बात ध्यान देना आप कि ये जो राज्यपाल है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन ये जो अपने कार्य करेगा तो विधानसभा जो है उसका जो मंत्री परिषद होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसकी सहायता से करेगा। इन केंद्र शासित प्रदेशों में थोड़ा सा अंतर है। इन केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर क्या बनी हुई है? असेंबली बनी हुई है। पहले सिर्फ दो नाम आते थे, दिल्ली का नाम आता था और किसका नाम आता था? पौंडीचेरी या पुदुचेरी का नाम आता था, कि इन दोनों जगहों पर असेंबली, विधानसभा बना दी गई है। लेकिन अब इसमें, इस लिस्ट में एक नाम और जोड़ सकते हो आप, जम्मू कश्मीर का, क्योंकि अब ये केंद्र शासित प्रदेश है तो इनकी जो असेंबली है वो भी इसमें आ जाती है। तो यहाँ पर प्रशासन जो है इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की भी बात की गई, यानी दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान जो किए गए थे। कब किए गए थे? दिल्ली में जब ये असेंबली बनाई गई थी, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। 69 संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए। ये 91 की बात है कि यहाँ पर एक विधानसभा बना देंगे और विधानसभा 70 सदस्यीय होगी। यहाँ सीएम को मिला करके 7 मंत्री होंगे, है ना। दिल्ली को एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन भी कहते हैं, तो ये भी बनाया जाएगा। तो ये 70 सदस्यीय ये काम करती है। ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर दिल्ली के संदर्भ में विशेष है कि राज्यों में क्या होता है कि राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। जिस भी व्यक्ति को विधानसभा में बहुमत मिले उसके नेता को, यानी जिस दल को बहुमत मिले। मगर दिल्ली के संदर्भ में आप ध्यान देना कि यहाँ पर जो सीएम है, सीएम की नियुक्ति राज्यपाल, उपराज्यपाल नहीं करता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। ये अंतर आ जाता है, ठीक है। दिल्ली के संदर्भ में ये विशेषता हो जाता है। और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति ये भी राष्ट्रपति करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर नहीं करेगा। ये दिल्ली का एक विशेष संदर्भ हो जाता है, राइट। तो कल्चरल, स्ट्रेटजिक, पॉलिटिकल, इन चीज़ों को हम यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर हम लद्दाख भी जोड़ दें इसी में, और ये जोड़ सकते हैं। तो उपराज्यपाल कहाँ होते हैं, प्रशासक कहाँ होते हैं, तो ये सब चीज़ें हमने आपको बता दी। अब ध्यान देना कि जैसे राज्यों का प्रशासन होता है ना, तो राज्यों का प्रशासन कैसे 7वीं अनुसूची होती है ना, 7th शेड्यूल, उसमें एक संघ सूची, यूनियन लिस्ट, इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिला हुआ है। कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे समवर्ती सूची कहते हैं, इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य दोनों बना सकते हैं। राज्य सूची के विषय पर राज्य बनाते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति में क्या होगा? वे केंद्र शासित प्रदेश, वे यूनियन टेरिटरीज जिनमें असेंबली है, विधानसभा है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? वो समवर्ती सूची के विषय पर भी कानून बना सकते हैं, स्टेट लिस्ट के विषय पर भी कानून बना सकते हैं, कुछ शर्तों के साथ। शर्तें क्या? जैसे कि दिल्ली में पुलिस जो है ये किसका विषय है? ये केंद्र का विषय है, राज्य कानून नहीं बना सकता।
लेकिन अन्य राज्यों में पुलिस किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है, तो कानून बना सकता है। वे केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभा नहीं है तो उनमें संवर्ती सूची, राज्य सूची या सभी प्रकार की सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को प्राप्त होता है। क्लियर है ये बात? तो असेंबली जिनमें है वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। वही प्रोसेस है जैसे कि अन्य राज्यों में होता है। दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल है, वो अध्यादेश जारी कर सकता है। हाँ, वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जो है उसकी अवधि उतनी ही रहेगी, 6 महीने तक रहती है, कभी भी उसको वापस ले सकता है। तो ये सब प्रोविजन यहाँ हो जाते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश, ये जो प्रदेश है, ये क्यों ऐसे अलग बनाए गए, तो इनके महत्व को भी हम समझ पाए। अब केंद्र शासित प्रदेशों में भी इनका अलग हाई कोर्ट हो सकता है और चाहें तो किसी अन्य हाई कोर्ट के साथ इनको अटैच कर सकते हैं। दिल्ली का अपना हाई कोर्ट था अभी तक, अब जम्मू कश्मीर का अपना अलग हाई कोर्ट हो जाता है ना। जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख वाले का भी अपना हाई कोर्ट हो जाता है। बाकी किसी भी यूनियन टेरिटरी का अपना अलग हाई कोर्ट नहीं बना है। केंद्र शासित प्रदेश जो हैं तो इन पर, इनके लिए जो नोडल एजेंसी है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय होता है, होम मिनिस्ट्री होती है, उसके अंतर्गत ये आते हैं और ये काम करते हैं। तो ये तो रहा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आज का विषय, आज का टॉपिक। अगले लेक्चर में हम इसके आगे बढ़ेंगे और अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लें। वहाँ पर रेफरल कोड जो रहेगा मुकेश लाइव रहता है। यहाँ पर रेगुलरिटी के साथ क्लास होती है, 10% फीस का आप डिस्काउंट ले सकते हैं। यहाँ पर भी कई सारी फ्री क्लासेस चलती हैं जिन्हें स्पेशल क्लास कहते हैं, तो वो उसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी होती है। सिर्फ आपको अपना एक लर्निंग ऐप उसे डाउनलोड करना होता है और 40 से ज़्यादा यहाँ पर जो एजुकेटर हैं उनमें से किसी की भी क्लास अटेंड करते हैं। तो ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।